हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को दोगुना करने के लिए हम आज की वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी के अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 3, जिसका पेपर कोड है 348 KI। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसका पार्ट 3 करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियोज़ में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को कराया था। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से जाकर जरूर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियोज़ में मैंने क्लास 12 बायोलॉजी के अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 1 और 2 के कराया था, जिसका पेपर कोड था 348 KG और KH। अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अनसोल्ड पेपर जी विज्ञान कक्षा 12 सेट नंबर 3 2025 में आया हुआ पेपर है ये, और इसका पेपर कोड है 348 KI। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये 1 और 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन कर लिए थे, लेकिन आज हम पार्ट 3 की बात आती है तो पार्ट 3 में हम क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिएगा, तो देखिए पार्ट 3 में हम क्वेश्चन करने वाले हैं। हमने देखिए कल की वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में प्रश्न नंबर 5 के का पार्ट तक कर लिया था, लेकिन आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 5 के खा से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 5 के खा पार्ट उपयुक्त चित्र की सहायता से एक विशिष्ट बायोगैस संयंत्र की संरचना का वर्णन कीजिए। तो देखिए, ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमसे 3 मार्क्स का पूछा गया है। इसमें हमें चित्र बताना और हमें बायोगैस के बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था प्रश्न नंबर 5 का गा निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हमें यहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। किस किस पर लिखनी है? पहले तो टीकाकरण पर लिखनी है, फिर लिखनी है जैव उर्वरक पर। तो ये क्वेश्चन में डायरेक्टली हमसे 3 मार्क्स में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा चिकित्सा में पुनर्योगज DNA तकनीक के अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। तो हमें यहाँ पर चिकित्सा में पुनर्योगज DNA तकनीक के अनुप्रयोगों का वर्णन करना है। तो देखिए, क्वेश्चन भी हमसे डायरेक्टली 3 मार्क्स का पूछा गया है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6 का पार्ट उपयुक्त उदाहरण के साथ सहज प्रतिरक्षा एवं उपार्जित प्रतिरक्षा में विभेद कीजिए। तो देखिए, आज की वीडियो में प्रश्न नंबर 5 के ख, ग, घ और प्रश्न नंबर 6 के का पार्ट करने वाले हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा प्रश्न नंबर 5 का खा पार्ट है उपयुक्त चित्र की सहायता से एक विशिष्ट बायोगैस संयंत्र की संरचना का वर्णन कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन जिन बच्चों की अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है तो उनको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास अब भी टाइम है। देखिए, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आपने बुक भी उठाकर नहीं देखी है, तो बस आपको क्या करना है, आपको 2019 से 2025 तक जितने पेपर सेट आए हुए हैं उन सबको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है वो है स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जामिनर के टीचर ने बनाए हुए हैं। और फ्रेंड्स देखिए, हर साल क्या होता है, हर साल 7 पेपर सेट बनते हैं जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। तो उन 7 पेपर सेट में से देखिए, यानी कि 2019 से 2025 तक आप ये देखिए कि आपके पास कितने पेपर सेट आ जाएंगे। और देखिए, हमारा जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो फिक्स है, तो सिलेबस फिक्स है तो हमारे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये रिपीट होते रहते हैं। अब तक मैंने जितने पेपर सेट कराए हुए हैं ना, उनमें ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट ही आए हैं। तो एग्जामिनर आपको घुमा फिरा कर यही क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, प्रश्न नंबर 5 का खाए उपयुक्त चित्र की सहायता से एक विशिष्ट बायोगैस संयंत्र की संरचना का वर्णन कीजिए। तो हमें यहाँ पर चित्र की सहायता से बायोगैस संयंत्र की संरचना का वर्णन करना है। तो हम इसमें लिखते हैं बायोगैस संयंत्र एक ऐसा संयंत्र है। क्या है? बायोगैस संयंत्र एक ऐसा संयंत्र है जिसमें जैव अपशिष्ट पदार्थों जैसे गोबर, पौधे के अवशेष, रसोई का कचरा आदि का उपयोग करके बायोगैस बनाई जाती है। क्या होता है? बायोगैस क्या होता है? बायोगैस संयंत्र एक ऐसा संयंत्र है जिसमें जैव अपशिष्ट पदार्थों जैसे गोबर, पौधों के अवशेष, रसोई का कचरा आदि का उपयोग करके बायोगैस बनाई जाती है। यह गैस मुख्यतः मीथेन से बनी होती है। तो देखिए, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है MCQ में कि बायोगैस जो होती है वो कौन सी गैस से बनी होती है। तो आपको पता होना चाहिए यह गैस मीथेन से बनी होती है। किससे बनी होती है? मीथेन से बनी होती है। और मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। तो इसे खाना बनाने, बिजली उत्पादन तथा अन्य ऊर्जा कार्यों में उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं इसके चित्र की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है इसका चित्र। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्या है? ये गैस है। और ये क्या है? ये देखिए, ये इसको बोलेंगे हम, देखिए सबसे पहले ये देखिए बड़ा बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, यानी कि बड़ा डब्बा, तो इसको बोलेंगे हम डाइजेस्टर टैंक। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम डाइजेस्टर टैंक। अब देखिए, इसी में ही आपको छोटा सा ये डब्बा दिखाई दे रहा है, इसको बोलेंगे हम गैस होल्डर। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे गैस होल्डर। ये होता है गैस होल्डर। अब देखिए, इसमें जो गैस होती है, बायोगैस में जो गैस यूज होती है, एक तो मीथेन, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एक हाइड्रोजन। तो आपको पता होना चाहिए CH4 CO2 + H2 से मिलकर बनी होती है ये। अब देखिए,
ये इधर क्या है, इधर है गैस, यहाँ से गैस बाहर निकलेगी और ये जो छोटा है हमारा ये है, इसको बोलेंगे हम गैस होल्डर। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे गैस होल्डर। अब देखिए एक साइड होता है आउटलेट टैंक और एक साइड होता है इनलेट टैंक। क्या होता है, एक साइड होता है हमारा आउटलेट टैंक और एक साइड होता है हमारा इनलेट टैंक। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, और ये क्या है, ये यहाँ पर इनलेट टैंक से यहाँ पर जुड़ी हुई है और ये हमारा आउटलेट टैंक से डाइजेस्टर टैंक जुड़ा हुआ है। और ये क्या है, ये है करदम, इसको हम स्लरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम स्लरी भी बोलते हैं। और यहाँ पे स्लज है। और देखिए यहाँ ऊपर से क्या होता है, ऊपर से नीचे क्या डाला जा रहा है, गोबर जल, जिसको हम डंग वाटर भी बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, इसको हम डंग वाटर भी बोलते हैं। तो देखिए, और ये जो हमारी गैस है, ये गैस बाहर निकल रही है। गैस कहाँ जा रही है, ये रसोई की ओर जा रही है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चित्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिए अगर आप इसको 1 से 2 बार अच्छे से बनाकर देखेंगे ना, तो आपको 1-2 बार में याद हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। आप बस ये याद रख लीजिएगा कि हमने क्या लिया, हमने एक डाइजेस्टर टैंक लिया, उसके बाद हमने क्या लिया, उसके बाद हमने लिया है गैस होल्डर। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है, इससे गैस बाहर निकल रही है। ठीक है, और एक साइड है आउटलेट, यानी कि हमारे राइट साइड क्या है, आउटलेट टैंक है, और लेफ्ट साइड है हमारा इनलेट टैंक। ठीक है, अब देखिए इनलेट टैंक में क्या हो रहा है, ये गोबर जल डाला जा रहा है ऊपर से। क्या डाला जा रहा है, गोबर जल, जिसको इंग्लिश में डंग वाटर भी बोलते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ये बायोगैस कैसे बनकर तैयार होती है, तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस बनकर तैयार होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो हमारी प्रोसेस होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद गैस बाहर निकल जाएगी और ये रसोई की तरफ जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं हम इसमें और क्या क्या लिखते हैं। हम इसमें आगे लिखते हैं, बायोगैस संयंत्र में गोबर को पानी के साथ मिलाकर एक स्लरी बनाई जाती है। क्या होता है इसमें बायोगैस संयंत्र में क्या होता है, गोबर का पानी के साथ मिलाकर क्या करेंगे, बायोगैस संयंत्र में गोबर को पानी के साथ मिलाकर एक स्लरी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, एक स्लरी बनाई जाती है, जिसे इनलेट टैंक द्वारा पाचन कक्ष, मैंने अभी आपको बताया था कि जो इनलेट टैंक यहाँ पर था ना, इसको पाचन कक्ष जो हमारा था डाइजेस्टर टैंक था, उसमें भेजते हैं। इस टैंक में एनारोबिक जीवाणु, जिसको इंग्लिश में एनारोबिक बैक्टीरिया भी बोलते हैं, की क्रिया से गैस उत्पन्न होती है। बनी हुई गैस गुबंद, जो हमारा गैस होल्डर है ना, वे एकत्रित हो जाती है और पाइप की सहायता से घरों में पहुंचाई जाती है और शेष पदार्थ पौष्टिक जैविक खाद के रूप में बाहर आता है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बहुत ही आसान है, अगर आप इसको 1 से 2 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी, आपको इस क्वेश्चन को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा गया था। कई बार क्या होता है, कई बार यही क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जाता है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार करिएगा। तो इसमें क्या प्रोसेस था, इसमें बायोगैस संयंत्र में गोबर को पानी के साथ मिलाकर एक स्लरी बनाई जाती है। क्या बनाएगी, एक स्लरी बनाई जाती है, जिसे इनलेट टैंक द्वारा पाचन कक्ष में भेजा जाता है। इस टैंक में एनारोबिक जीवाणु की क्रिया से गैस उत्पन्न होती है और बनी हुई गैस गुबंद यानी कि गैस होल्डर में एकत्रित होती है और पाइप की सहायता से घरों में पहुंचाई जाती है। शेष पदार्थ पौष्टिक जैविक खाद के रूप में बाहर आता है। अब देखिए हम इसमें आगे लिखते हैं, बायोगैस संयंत्र के निम्न भाग होते हैं। जो भाग थे ना, वो उनका नाम हम यहाँ पर लिखते हैं और वो क्या कार्य करते हैं हम यहाँ पर वो भी लिखेंगे। तो देखिए इनलेट टैंक, सबसे पहले बात करें इनलेट टैंक की, तो इसी टैंक में गोबर को जल के साथ मिलाकर पाइप के द्वारा डाइजेस्टर में भेजा जाता है। इनलेट टैंक का क्या काम है, इस टैंक में गोबर को जल के साथ मिलाकर पाइप के द्वारा डाइजेस्टर में भेजा जाता है। अब देखिए डाइजेस्टर क्या काम करता है, यहाँ सूक्ष्म जीव स्लरी को विघटित कर बायोगैस तैयार करते हैं। क्या करते हैं, डाइजेस्टर में क्या होता है, यहाँ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो स्लरी को क्या करते हैं, विघटित कर देते हैं या तोड़ देते हैं, कर बायोगैस तैयार करते हैं। अब देखिए थर्ड है इसमें गैस होल्डर। तो गैस होल्डर का क्या काम है, डाइजेस्टर में निर्मित गैस निकलकर यहीं जमा होती है। देखिए जो गैस होल्डर में हमारी गैस जमा हो रही थी CH4, H2 और CO2, वो कहाँ हो रही थी, वो हो रही थी हमारी गैस होल्डर में जमा। तो यही लिखा है, डाइजेस्टर में निर्मित गैस निकलकर यहीं जमा होती है और इसके ऊपर से पाइपलाइन के माध्यम से गैस चूल्हे के बर्नर तक ले जाई जाती है। अब देखिए अगला लिखते हैं आउटलेट टैंक। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें बचा हुआ अवशेष जैविक खाद के रूप में बाहर आता है। क्या होता है, इसमें जो बचा हुआ अवशेष यानी कि बचा हुआ जो पदार्थ होता है वो जैविक खाद किसके रूप में, जैविक खाद के रूप में बाहर आता है। अब देखिए आगे हम लिखते हैं बायोगैस संयंत्र के लाभ। तो ये क्या होता है, पहला लाभ है इसका, यह सस्ती, स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा प्रदान करता है। तो बायोगैस संयंत्र के लाभ क्या था, यह सस्ती, स्वच्छ एवं अक्षय ऊर्जा प्रदान करता है। और सेकंड था इससे वातावरण प्रदूषण कम होता है। क्या होता है इसमें क्या होता है, इसमें वातावरण प्रदूषण कम होता है। अब देखिए अगला हमारा
तो इसमें हमसे अगला पूछा गया है प्रश्न नंबर 5 का ग पार्ट। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हमें यहाँ पर इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। फर्स्ट पूछा गया है टीकाकरण और सेकंड पूछा गया है जैव उर्वरक। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर सबसे पहले ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे टीकाकरण। तो हम यहाँ पर लिखते हैं वैक्सीन अथवा टीका प्राय कोशिका निलंबन होता है। क्या होता है? वैक्सीन अथवा टीका प्राय कोशिका निलंबन होता है, अथवा यह कोशिका द्वारा उत्सर्जित एक उत्पाद होता है। क्या होता है? अथवा यह कोशिका द्वारा उत्सर्जित एक उत्पाद होता है जो प्रतिरक्षण कर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर से देखिए टीकाकरण में क्या होता है? वैक्सीन अथवा टीका प्राय कोशिका निलंबन होता है। क्या होता है? वैक्सीन अथवा टीका प्राय कोशिका निलंबन होता है, अथवा यह कोशिका द्वारा उत्सर्जित एक उत्पाद होता है जो प्रतिरक्षण कर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वास्तव में वैक्सीन प्रतिजनों एंटीजेंस का घोल होता है। क्या होता है? वास्तव में जो वैक्सीन होता है वो प्रतिजनों यानी कि एंटीजेंस का घोल होता है जो इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रविष्ट कराने पर विशिष्ट प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करने के लिए शरीर में सक्रिय कृत्रिम प्रतिरोध क्षमता या प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। यह क्रिया टीकाकरण कहलाती है। तो टीकाकरण क्या कहलाती है? टीकाकरण कहलाती है वैक्सीन अथवा टीका प्राय कोशिका निलंबन होता है। क्या होता है? आपको पता होना चाहिए वैक्सीन अथवा टीका प्राय क्या होता है? कोशिका निलंबन होता है। यह कोशिका द्वारा उत्सर्जित क्या होता है? एक उत्पाद होता है। क्या होता है? यह कोशिका द्वारा उत्सर्जित एक उत्पाद होता है जो प्रतिरक्षण क्रमक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वास्तव में वैक्सीन प्रतिजनों एंटीजेंस का घोल होता है जो इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रविष्ट कराने पर विशिष्ट प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करके शरीर में सक्रिय कृत्रिम प्रतिरोध क्षमता या प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। और यही क्रिया क्या कहलाती है? यही क्रिया टीकाकरण कहलाती है। अब हम इसमें लिखते हैं सबसे पहले सन 1798 ईस्वी में एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की तकनीक में गो शीतला विषाणु को चेचक के विरुद्ध प्रतिरक्षक क्रमक के रूप में प्रयोग किया था। क्या किया था? सबसे पहले सन 1798 ईस्वी में एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की तकनीक में गो शीतला विषाणु को चेचक के विरुद्ध प्रतिरक्षण क्रमक के रूप में प्रयोग किया था। अब देखिए अगला हमसे पूछा गया था जैव उर्वरक। तो जैव उर्वरक हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे यह सूक्ष्मजीव होते हैं। क्या होते हैं? जो जैव उर्वरक होते हैं ये सूक्ष्मजीव होते हैं जो बीजों पौधों की सतहों या मिट्टी पर लगाए जाते हैं। क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? ये सूक्ष्मजीव होते हैं जो बीजों पौधों की सतहों या मिट्टी पर लगाए जाते हैं और मिट्टी को पोषक तत्वों से समृद्ध करके पौधों के विकास को बढ़ावा देते हैं। क्या करते हैं? जो जैव उर्वरक होते हैं ये सूक्ष्मजीव होते हैं। क्या होते हैं? ये सूक्ष्मजीव होते हैं जो बीजों पौधों की सतह या मिट्टी पर लगाए जाते हैं और मिट्टी को पोषक तत्वों से समृद्ध करके पौधों के विकास को बढ़ावा देते हैं। हम इसमें उदाहरण करके लिखते हैं राइजोबियम। तो देखिए इसमें अब लिखेंगे फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है। राइजोबियम कहाँ पाया जाता है? ये फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन के पौधों को उपयोगी बनाता है। क्या करता है? राइजोबियम होता है वो फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन के पौधों को उपयोगी बनाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे क्या क्या पूछा गया था? यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया था टीकाकरण और जैव उर्वरक पर टिप्पणी लिखिए। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 5 का घ पाठ। इसमें देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा गया है चिकित्सा में पुनर्योगज डीएनए तकनीक के अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं चिकित्सा में पुनर्योगज डीएनए तकनीक के कई अनुप्रयोग हैं। क्या है? चिकित्सा में पुनर्योगज डीएनए तकनीक के कई अनुप्रयोग हैं जैसे कि मानव इंसुलिन, टीके और विभिन्न उपचारों के लिए प्रोटीन का उत्पादन। क्या क्या है? चिकित्सा में पुनर्योगज डीएनए तकनीक के कई अनुप्रयोग हैं जैसे कि मानव इंसुलिन, टीके और विभिन्न उपचारों के लिए प्रोटीन का उत्पादन। यह तकनीक जीन थेरेपी के माध्यम से आनुवंशिक बीमारियों के इलाज में भी मदद करती है। ये तकनीक क्या करती है? यह तकनीक जीन थेरेपी के माध्यम से आनुवंशिक बीमारियों के इलाज में मदद करती है जिससे एक रोगग्रस्त जीन को सामान्य जीन में बदला जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें एक रोगग्रस्त जीन को सामान्य जीन में बदला जाता है। आगे हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे चिकित्सा में पुनर्योगज डीएनए तकनीक के अनुप्रयोग। तो देखिए इसमें पहला होगा दवाओं का उत्पादन। तो दवाओं के उत्पादन में ही आएगा मानव इंसुलिन। तो इसमें हम लिखते हैं मधुमेह के इलाज के लिए बैक्टीरिया का उपयोग कर इंसुलिन को बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। तो दवाओं के उत्पादन में क्या है? मानव इंसुलिन। तो मधुमेह के इलाज के लिए बैक्टीरिया का उपयोग कर इंसुलिन को बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। आगे देखिए आगे है प्रोटीन थेरेपी। हम इसमें लिखते हैं ये दवाओं के उत्पादन में ही है मानव इंसुलिन और प्रोटीन थेरेपी। तो देखिए प्रोटीन थेरेपी में क्या होता है? इसमें हीमोफीलिया के इलाज के लिए रक्त के थक्के बनाने वाले कारकों जैसे 8C का उत्पादन किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रोटीन थेरेपी में क्या होता है? इसमें हीमोफीलिया के इलाज के लिए रक्त के थक्के बनाने वाले कारकों का उत्पादन किया जाता है। अब देखिए अगला इसमें टीके। तो देखिए
वो तो था दवाइयों का उत्पादन और यह है टीके, तो हम इसमें हेडिंग डालेंगे सुरक्षित टीके। तो इस तकनीक से ऐसे टीके बनाए जाते हैं जो अत्यधिक शुद्ध, विशिष्ट होते हैं और मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इसका एक उदाहरण है। क्या है इसका? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इसका उदाहरण है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सुरक्षित टीके। तो इस तकनीक को ऐसे टीके बनाए जाते हैं जो अत्यधिक शुद्ध, विशिष्ट होते हैं और मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इसका एक उदाहरण होता है। अब देखिए इसमें हम लिखते हैं रोगों का निदान। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इतना। ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन, ये देखिए ये था चिकित्सा में पुनर्योगज डीएनए तकनीक के अनुप्रयोगों का वर्णन। तो देखिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपने अब तक ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चन में हम आगे लिखते हैं रोग का निदान। तो देखिए रोग के निदान में जैव निदान। तो HIV जैसे वायरस का तेजी से पता लगाने और निगरानी के लिए पुनर्योगज डीएनए आधारित नैदानिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है रोग का निदान में जैव निदान। तो HIV जैसे वायरस का तेजी से पता लगाने और निगरानी के लिए पुनर्योगज डीएनए आधारित नैदानिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 6 का पार्ट। इसमें हमसे पूछा गया उपयुक्त उदाहरण के साथ सहज प्रतिरक्षा एवं उपार्जित प्रतिरक्षा में विभेद कीजिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में विभेद करना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं विशेषता। एक साइड लिखेंगे विशेषता, एक साइड लिखेंगे सहज प्रतिरक्षा और एक साइड लिखेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा। तो फ्रेंड्स आपको भी इसी प्रकार इसमें विभेद करना है। तो एक साइड विशेषता, एक साइड सहज प्रतिरक्षा, एक साइड उपार्जित प्रतिरक्षा। तो पहला उपस्थिति। तो सहज प्रतिरक्षा में क्या होता है, यह जन्म से शरीर में मौजूद रहती है। क्या होती है इसमें, यह जन्म से शरीर में मौजूद रहती है। और बात करें उपार्जित प्रतिरक्षा की, तो यह व्यक्ति के जीवन काल में विकसित होती है। क्या होती है, यह व्यक्ति के जीवन काल में विकसित होती है। आगे देखिए, आगे लिखते हैं हम विशिष्टता। तो इसमें क्या होता है, सहज प्रतिरक्षा में होता है यह गैर विशिष्ट होती है। क्या होती है, यह गैर विशिष्ट होती है। यह सभी प्रकार के रोगाणुओं के प्रति एक जैसी प्रतिक्रिया करती है। तो विशिष्टता में क्या होता है, यहाँ पर सहज प्रतिरक्षा में क्या होगा, यह गैर विशिष्ट होती है। यह सभी प्रकार के रोगाणुओं के प्रति एक जैसे प्रतिक्रिया करती है। आगे देखिए उपार्जित प्रतिरक्षा में हम लिखते हैं यह विशिष्ट होती है। क्या होती है, यह विशिष्ट होती है। यह किसी विशेष रोगाणु के लिए लक्षित होती है। क्या होती है, यह विशिष्ट होती है और यह किसी विशेष रोगाणु के लिए लक्षित होती है। आगे हम लिखते हैं प्रतिक्रिया की गति। तो देखिए सहज प्रतिरक्षा में क्या होता है, यह तुरंत या बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करती है। क्या होती है, सहज प्रतिरक्षा की जो गति होती है वो तुरंत या बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करती है। लेकिन बात करें उपार्जित प्रतिरक्षा की, तो इसकी प्रतिक्रिया धीमी होती है। क्या होती है, इसकी प्रतिक्रिया धीमी होती है। ये प्रारंभिक संपर्क में 4 से 7 दिन लग सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें प्रारंभिक संपर्क में 4 से 7 दिन लग सकते हैं। अगला देखिए, अगला इसमें घटक। तो घटक में क्या होता है, सहज प्रतिरक्षा में क्या होगा, इसमें शारीरिक अवरोध जैसे त्वचा, कोशिकाएं जैसे मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल और सूजन। और देखिए उपार्जित प्रतिरक्षा में घटक क्या है, टी कोशिकाएं और बी कोशिकाएं और एंटीबॉडीज। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा की उदाहरण की। तो अब हम लिखते हैं सहज प्रतिरक्षा के उदाहरण, क्योंकि हमसे इसमें विभेद भी पूछा गया था। सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में विभेद और इसका उदाहरण भी पूछा गया था। तो देखिए सहज प्रतिरक्षा के उदाहरण है, इसमें फर्स्ट है शारीरिक अवरोध। हमारी त्वचा हानिकारक रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। क्या होता है, सहज प्रतिरक्षा के उदाहरण में क्या होता है, शारीरिक अवरोध। जो हमारी त्वचा होती है वो हानिकारक रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। अब इसमें सेकंड है कोशिकीय प्रतिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है शरीर में कट लगने पर सूजन और जलन होना, जहाँ श्वेत रक्त कोशिकाएं जैसे WBC संक्रमण स्थल पर पहुंचकर रोगाणुओं का भक्षण यानी कि निगलना करती है। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। तो हम इसमें लिखते हैं टीकाकरण। सबसे पहले ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे टीकाकरण। तो इसमें हम लिखेंगे खसरा, पोलियो या चिकन पॉक्स जैसे रोगों के टीके लगवाने के बाद शरीर में उस विशेष बीमारी के प्रति एंटीबॉडीज और स्मृति कोशिकाएं बन जाती हैं। क्या होता है टीकाकरण में, इसमें खसरा, पोलियो या चिकनपॉक्स जैसे रोगों के टीके लगवाने के बाद शरीर में उस विशेष बीमारी के प्रति एंटीबॉडीज और स्मृति कोशिकाएं बन जाती हैं। अगला देखिए, अगला इसमें एंटीबॉडी का निर्माण। तो इसमें हम लिखते हैं किसी विशेष बैक्टीरिया या वायरस के संपर्क में आने पर BOT कोशिकाओं द्वारा विशिष्ट एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। क्या होता है
किसी विशेष बैक्टीरिया वायरस के संपर्क में आने पर बी और टी कोशिकाओं द्वारा विशिष्ट एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करेगा। और फ्रेंड्स आपको और किसी सब्जेक्ट का आंसर पेपर चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं इसका सेट 4 आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका प्यारे सा कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन कम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।